सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। अब हम लोग अपने डिस्कशंस को आगे बढ़ाएंगे और हमारा ये ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपका ये चैप्टर कॉन्सेप्चुअली खत्म हो जाएगा। अब सिर्फ बचेंगे तो क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस, जिसमें बाकायदा एडजस्टमेंट होगा जो आपको पता होना चाहिए। तो हमारा जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड री इशू ऑफ शेयर्स। तो मैं दोनों ही कॉन्सेप्ट साथ के साथ कवर करूंगा। तो मे भी वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, ठीक है, बट इसको अलग अलग नहीं कर सकते, एक ही साथ करना सही रहता है। चलिए देखते हैं। मैं थोड़ा जल्दी ही चलूँगा क्योंकि वैसे भी आपका ये रिविजनरी क्लास है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स से। अब ये फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है? देखिए, फॉरफीचर ऑफ शेयर कहना सही नहीं होगा। इनफैक्ट शेयर फॉरफिट नहीं होता, शेयर कैंसिल होता है। फॉरफिट होता है आपका अमाउंट, जो अमाउंट आपने पे किया है वो पैसा कंपनी फॉरफिट कर ली, मतलब जब्त कर लेगी, और उस पैसे को यूज किया जाता है शेयर को री इशू करने के टाइम। ठीक है। अब कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर मान लीजिए मेरा पैसा री यूज नहीं हो पाया तो भी वो पैसा कंपनी की ही प्रॉपर्टी होगी, वो पैसा आपको लौट के नहीं मिलता। अब फॉरफीचर होता क्या है? तो चलिए देखिए आपका बुक क्या बोलता है, पहले वो एक बार थ्योरेटिकली पढ़ लें, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। इफ एनी शेयर होल्डर फेल्स टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट or any call within the specified period, the directors may cancel his share. This is called forfeiture of share. अब कई बार बच्चे बोलेंगे सर एप्लीकेशन मनी नहीं दिया तो लॉजिकली सोचो, एप्लीकेशन मनी में कभी कोई डिफॉल्ट नहीं कर सकता क्योंकि एप्लीकेशन मनी आपको एडवांस में देना पड़ता है। ठीक है। एप्लीकेशन मनी दोगे तो ही आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है। तो एप्लीकेशन मनी कभी डिफॉल्ट होगा नहीं। तो डिफॉल्ट कभी कभी होगा तो किस में होगा? अलॉटमेंट में होगा या कॉल मनी में होगा। ठीक है। आगे देखो, इट मे बी नोटेड दैट शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड ओनली इफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी में अलाउ टू बी फॉरफिट। ये तो खैर आपके बहुत खास काम की नहीं है। आर्टिकल में परमिशन मिलेगा तो फॉरफिट करोगे, अदरवाइज नहीं। फिर रेजोल्यूशन पास होता है जनरल मीटिंग में, एजीएम में, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो मेन काम का चीज़ है। डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर को मिनिमम 14 डेज का नोटिस दिया जाता है। देखिए पहले क्या होता है, जब कंपनी कॉल करती है, वैसे तो ये सारी बातें प्रोस्पेक्टस से पहले से मेंशन होती है कि कब आपको फर्स्ट कॉल देना है, कितने दिनों के अंदर देना है, ये सब पहले से कंपनी आपको बता देगी। फिर भी अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो कंपनी आपको रिमाइंडर भेजती है कि आपका ड्यू डेट पार हो चुका है, आप प्लीज पैसे जमा करा दो। फर्स्ट रिमाइंडर नहीं सुने तो दूसरा रिमाइंडर फिर भेजेगी कि आपका ड्यू डेट क्रॉस हो चुका है, आप पैसा डिपॉजिट कराओ विद इंटरेस्ट। फिर भी आप नहीं सुनते हो तो आपको फाइनल नोटिस देगी, टाइम देगी, इतने दिनों का टाइम है, नहीं डिपॉजिट करोगे तो आपका शेयर हम फॉरफिट कर लेंगे। फिर भी आप नहीं करोगे तो कंपनी फॉरफिट कर सकती है, उसके पास पूरा राइट है। फिर क्या कह रहा है, द नोटिस मस्ट स्टेट इफ द अनपेड अमाउंट इज नॉट पेड विद इन अ सर्टन पीरियड, ये मैंने बोल दिया आपको। तो हिज शेयर वेयर हिज शेयर शैल बी फॉरफिटेड if in spite of the notice the shareholder still do not pay the unpaid amount, then his share may be forfeited by resolution of the board of directors। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रेजोल्यूशन पास होगा और आपका शेयर फॉरफिट कर लिया जाएगा। एंड आफ्टर द फॉरफीचर द नेम ऑफ शेयर होल्डर इज रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर एंड द अमाउंट ऑलरेडी पेड बिलोंग्स टू द कंपनी एंड नॉट रिटर्न टू हिम। ये लॉ में स्पेसिफिकली बोला गया है कि वो पैसा कंपनी की हो जाएगी, वो आपको लौटाएगा नहीं। आपको मेन याद रखना है इसका एंट्री, ये आपको जानना है। तो देखिए एंट्री कैसे होता है इसका। तो इसमें भी सिचुएशन है, पहला पार, फिर प्रीमियम। ठीक है। तो पहले पार की बात करें कि जब शेयर फॉरफिट होता है, वो शेयर एक्चुअली में इशू हुआ था पार पे, उस केस में क्या होगा। तो कहता है ऑन फॉरफिचर ऑफ शेयर द शेयर कैपिटल इज रिड्यूस्ड एंड सच शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड फॉर अमाउंट विच हैज बीन कॉल्ड सो फार ऑन द फॉरफिटेड शेयर्स। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है आपके लिए, जो कैपिटल अकाउंट होगा वो डेबिट होगा किस अमाउंट से? तो जो कॉल्ड फॉर है, ये आपको याद रखना है, यहीं पे गलती होती है मेनली। क्या बोला कि जब हम लोग शेयर फॉरफिट करेंगे ना, तो फॉरफिचर की, चलिए मैं आपको एंट्री में ही दिखा देता हूँ। देखिए इसका जर्नल एंट्री,
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैंने कहा आपको शेयर कैंसिल किया जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल को रिवर्स कर देंगे, खत्म करेंगे। तो कैपिटल लायबिलिटी है, उसको खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ता है। तो देखो एंट्री क्या किया, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया। अब इंपॉर्टेंट ये वाला चीज़ है, क्या इंपॉर्टेंट है, आप नंबर ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई करोगे कॉल्ड अप वैल्यू से, ठीक है, फेस वैल्यू नहीं, पेड अप वैल्यू नहीं, कॉल्ड अप वैल्यू से। जितना कंपनी ने पैसा मांगा, 10 रुपये का शेयर है, कंपनी ने 7 रुपया कॉल्ड अप किया तो 7 रुपये से करोगे, 8 रुपया कॉल्ड अप किया तो 8 रुपये से करोगे, पूरा का पूरा 10 रुपया फेस वैल्यू से नहीं करोगे। अलॉटमेंट में कितना पैसा जाएगा, तो अमाउंट जो अलॉटमेंट में रिसीव नहीं हुआ है, अच्छा ये पॉसिबल है कि अलॉटमेंट में पूरा अमाउंट में से कुछ अमाउंट रिसीव हो चुका है, कुछ रिसीव नहीं हुआ, ये भी पॉसिबल है। अब ये कैसे पॉसिबल है, तो अगर आपने मान लो ओवर सब्सक्रिप्शन केस में कुछ सरप्लस पड़ा हुआ है, तो आपको आगे क्वेश्चन मिलेगा कि अलॉटमेंट का कुछ हिस्सा एडजस्ट हो गया है, ठीक है, कुछ हिस्सा जो देना था वो आपने नहीं दिया, तो जितना आपने नहीं पे किया अलॉटमेंट का जो पार्ट, उसी से अलॉटमेंट को आप क्रेडिट करोगे। शेयर कॉल अकाउंट में भी सेम सिचुएशन है, जितना नहीं दोगे उतने से कॉल अकाउंट भी आपका क्रेडिट हो जाएगा, और जो पैसा आप दे दोगे, मतलब एप्लीकेशन में तो दोगे ही दोगे, वो रहेगा ही। उसके अलावा अलॉटमेंट का पूरा अमाउंट या पार्शियली जो भी अमाउंट है, उन सब को ऐड करके आप यहाँ पे फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट है, अगर मान लो कॉल्स इन एरियर अकाउंट हम मेंटेन करते हैं, तो ये दो के जगह पे हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट भी लिख सकते हैं, वो भी सही है, ये भी एंट्री में हो सकता है। तो एंट्री बन जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, सॉरी टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, सीधा ये एंट्री बन जाएगा उस केस में। तो दोनों ही तरीके से एंट्री सही है। देखिए एग्जाम्पल, आपके बुक में एग्जाम्पल देकर समझाया था, बहुत अच्छा था ये, इससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। एक गोपाल नाम का आदमी है जिसके पास 100 शेयर था 10 रुपये का, on which he had paid ₹3 on application, 2 on allotment but could not pay 2 on first call, ठीक है। तो टोटल 10 रुपये का शेयर था। अब आप यहाँ पे समझ लो, 10 रुपये का शेयर था, उसमें से 10 में से इसने 3 पार्ट दे दिया, 3 पार्ट कंपनी ने मांगा, दिया नहीं, कंपनी ने 3 पार्ट मांगा। क्या क्या मांगा था कंपनी ने, कंपनी ने एप्लीकेशन मांगा था 3 रुपया, अलॉटमेंट पे मांगा था 2 रुपया, और कॉल पे मांगा था 2 रुपया। फाइनल कॉल अभी नहीं हुआ था, ये अभी नहीं हुआ था, क्योंकि टोटल 10 रुपया है। तो कंपनी ने कितना पैसा मांगा, 3 2 5 और 2 7, 7 रुपया ही कंपनी ने कॉल्ड अप कितना किया, 7 रुपया, तो एंट्री 7 रुपये पे होगा, 10 रुपया पे एंट्री नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए शेयर कैपिटल अकाउंट को जो डेबिट करेंगे हम लोग, शेयर कैपिटल अकाउंट को जो डेबिट करेंगे वो कितने पे करेंगे, टोटल शेयर 100 था, तो 100 इंटू ₹7 से करेंगे, 700। इसमें जितना आपने दे दिया, तो फर्स्ट कॉल ये नहीं दिया, बाकी सब दे दिया है, 2 रुपया नहीं दिया है, तो 100 शेयर्स इंटू ₹2, ये 200 रुपया, ये नहीं दिया है, तो दे कितना दिया होगा, 3 + 2 5, तो 100 शेयर इंटू ₹5, 500 रुपया, उतना इसका चला जाएगा फॉरफीचर अकाउंट में, और इसका शेयर कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट केस है प्रीमियम का केस। प्रीमियम में हम लोग 2 सिचुएशन देखेंगे यहाँ पे। पहला तो अगर मान लो फॉरफीचर हो जाता है पर प्रीमियम मिल जाता है, तो क्या करेंगे, और अगर प्रीमियम भी नहीं मिलता, कॉल मनी तो डिफॉल्ट हुआ ही, प्रीमियम में भी डिफॉल्ट हो गया, तो क्या करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से पढ़ना। देखो सेक्शन 52 क्या कहता है कंपनीज एक्ट का, इफ प्रीमियम हैज बीन फुल्ली कलेक्टेड, पूरा प्रीमियम अगर मिल चुका है, तो इट कैन नॉट बी कैंसल्ड, आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते हो, इवन इफ दैट शेयर इज फॉरफिटेड, चाहे वो शेयर कैंसिल ही क्यों ना हो, फॉरफिट ही क्यों ना हो गया, उसका प्रीमियम एक बार प्रीमियम अकाउंट में चला गया तो उसको वहां से रिवर्स नहीं किया जा सकता। एंट्री क्या बनेगा ये देखो, एग्जाम्पल है, अ कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर, ठीक है। अमाउंट दिया हुआ है, एप्लीकेशन पे 4, अलॉटमेंट पे 5, मतलब 3 + 2, फर्स्ट कॉल पे 2, सेकंड फाइनल कॉल पे 2। खुशी होल्डिंग
100 shares could not pay first and second and final call. खुशी दोनों में से कुछ नहीं दी, ना फर्स्ट दी ना सेकंड फाइनल कॉल दी. एंड हर शेयर वे फॉरफिटेड. फॉलोइंग एंट्री विल बी मेड फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स. अब ये देखिए, खुशी ना तो फर्स्ट कॉल दी है ना ये दी है, इसमें डिफॉल्ट कर गई और इसमें भी. इसका मतलब कंपनी ने पूरा पैसा मंगवा लिया था, तो कॉल्ड अप में फुल अमाउंट आ जाएगा 10 रुपया प्लस 3 रुपया, उसको लेके चलेंगे. तो देखिए यहाँ पे, क्योंकि उसने अलॉटमेंट दे दिया था, एप्लीकेशन दिया था, अलॉटमेंट दिया था. जब अलॉटमेंट दे दिया तो प्रीमियम भी दे दिया होगा. तो प्रीमियम अगर आप पेमेंट कर देते हो तो उसको आप टच ही मत करना, उसको बिल्कुल छोड़ देना. टच नहीं करने का मतलब उसको रिवर्स नहीं करेंगे, उसको कैंसिल नहीं करेंगे. तो यहाँ पे जो एंट्री होगा ना वो 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग होगा. तो 100 शेयर्स इंटू ₹10 के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग होगा. 3 रुपया को इग्नोर कर देंगे. तो देखिए 100 इंटू 10 1000. फर्स्ट कॉल में जाएगा 100 इंटू 2 2 रुपया जो यहाँ दिया हुआ है. फाइनल कॉल में जाएगा 100 इंटू 2, इसका भी 2 रुपया था वो चला जाएगा. फॉरफीचर में चला जाएगा 100 शेयर्स इंटू ₹6. कैसे? तो 4 रुपया यहाँ का और 2 रुपया यहाँ का. प्रीमियम को तो इग्नोर कर देना है, तो ₹6 हो जाएगा 600. ये एंट्री होगा. अब अगर मान लो फॉरफीचर टेक्स प्लेस बिफोर प्रीमियम, कहने का मतलब प्रीमियम आपने पेमेंट नहीं किया, उस केस में प्रीमियम को भी आपको रिवर्स करके कैंसिल करना पड़ता है. तो उसका एंट्री कैसे होगा? यहाँ पे देखो, वही बात यहाँ पे लिखा है, ये भी पढ़ ले. When a share is forfeited on which premium has become due but not paid, premium has become due but has not been received, या तो wholly या partly, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट मस्ट बी डेबिटेड, उसको डेबिट करना ही पड़ेगा आपको. ठीक है. एंट्री क्या पास होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट. ठीक है. इफ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि अलॉटमेंट भी अगर नहीं दिया तो वो भी आ जाएगा. कॉल अकाउंट अगर वो नहीं दिया तो वो आ जाएगा. टू शेयर फॉरफीचर, जितना फॉरफीचर पैसा मिला है वो चला जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में. इसका भी एग्जांपल यहाँ पे देखो दिया हुआ है. ऊपर वाले एग्जांपल में ही, जो एग्जांपल नंबर 2 अभी हम लोग देखा था, उसी में अगर मान लो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो खुशी है वो पे की है सिर्फ एप्लीकेशन मनी, तब क्या करेंगे? मतलब अलॉटमेंट नहीं दिया, अलॉटमेंट उसने दिया ही और अलॉटमेंट नहीं दिया, इसका सीधा सा मतलब है कि उसने आपका ये प्रीमियम भी नहीं दिया. ऐसे केस में क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम लोग, अब यहाँ पे अमाउंट मिसिंग है, चलो मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा. कैपिटल में जाएगा आपका 100 था, 100 इंटू ₹10, ये पूरे 10 रुपये से रिवर्स हो जाएगा. प्रीमियम में जाएगा आपका 100 शेयर्स इंटू ₹3, क्योंकि ये भी नहीं दिया तो ये भी रिवर्स होगा. और यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट की बात करें तो अलॉटमेंट अमाउंट कितना था? 2 रुपया, 200. यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 इंटू, देखिए 100 इंटू ₹2 नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अलॉटमेंट में प्रीमियम को छोड़ दिए थे, बट यहाँ पे हम लोग प्रीमियम नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे 5 रुपये लेके चलेंगे, क्योंकि ऊपर में प्रीमियम लिए हैं. अगर ऊपर में प्रीमियम लिए हैं तो यहाँ भी प्रीमियम लेंगे, तो ये हो जाएगा 500. अलॉटमेंट में कितना जाएगा? 500. ठीक है. फर्स्ट कॉल में कितना था? तो फर्स्ट कॉल का अमाउंट दिया हुआ था आपके पास 2 रुपया, फर्स्ट और सेकंड में दो दो रुपया है. तो 100 इंटू ₹2, ये हो जाएगा 200 फर्स्ट कॉल में. फिर 100 इंटू ₹2, 200 फाइनल कॉल में. तो फॉरफीचर में कितना चला गया? तो सिर्फ एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी कितना था? 4 रुपया. ये देखिए 100 इंटू ₹4 मतलब 400. आप चाहो तो मैच करा के देख लो, इसके बराबर आएगा, 1300 आना चाहिए. तो 4 2 6 2 8 और 8 5 1300, मेरा अकाउंट मैच कर गया. ठीक है. ये एंट्री बनेगा फॉरफीचर में जब प्रीमियम नहीं मिलता तो. नोट, in the above case the amount of premium was due on allotment, amount of premium was due on allotment. ठीक है. खुशी could not pay the amount due on allotment and as such she could not pay the amount of premium. Hence
सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल बी डेबिटेड इन द एंट्री ऑफ फॉरफीचर। ये आपको याद रखना है कि अगर प्रीमियम नहीं मिलता है तो आपको उसको डेबिट करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब आइए, साथ ही साथ हम लोग को रीइश्यू भी देखना होगा कि जब भी क्वेश्चन आएगा आपको तो फॉरफीचर के साथ रीइश्यू भी मोस्टली आपको मिलेगा ही। बहुत कम चांस है कि सिर्फ फॉरफीचर दे दें। रीइश्यू क्या होता है? तो अब देखिए, जो शेयर आपने फॉरफिट किया, मैंने आपको पहले ही बोला था कि कंपनी एक बार इशू ले आती है तो वो कंपनी वापस नहीं, पीछे नहीं हट सकती। हाँ, अगर किसी ने डिफॉल्ट किया तो उसका शेयर आप कैंसिल कर सकते हो, बट कैंसिल करने के बाद दोबारा उसको री इशू भी करना पड़ता है। अब री इशू करने के टाइम में कंपनी के पास पूरा फ्रीडम है कि वो चाहे तो शेयर को कम दाम पे भी री इशू कर सकती है, मतलब डिस्काउंट दे सकती है। बट कहां तक डिस्काउंट देगी? तो उतना ही डिस्काउंट देगी जितना पैसा वो फॉरफिट की है, उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकती है। चलिए, यही बात यहां मिलेगा आपको। Directors have the authority to reissue the forfeited shares on such term as they think fit. This is to say that they are at liberty to reissue the forfeited shares at par, premium, or discount. However, if the shares are reissued at a discount, the amount of discount cannot exceed the amount previously received on these shares. कहने का मतलब है the amount previously forfeited. आप यहाँ पे समझ लो, received मतलब क्या, forfeited, उससे ज्यादा डिस्काउंट आप नहीं दे सकते। ठीक है, उतना तक डिस्काउंट आप दे सकते, क्योंकि वो पैसा पहले ही आपको मिल गया, मतलब पूरा मिला के हमको फेस वैल्यू इतना पैसा चाहिए ही चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, एग्जाम्पल क्या है, एक शेयर है 10 रुपया का, 3 पहले से मिल चुका है, फॉरफिट कर लिया, उसको री इशू किया, तो कम से कम 7 रुपया हमको चाहिए ही चाहिए। तो मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं? जितना हम लोग पहले से रिसीव कर चुके हैं, 3 रुपया हम डिस्काउंट मैक्सिमम दे सकते हैं। ओके, इसका एंट्री क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो फॉलोइंग एंट्रीज आर पास्ट इफ फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड एट पार। अगर पार पर इशू करोगे, अगर पार पर इशू करो तो कोई डिस्काउंट तो दे नहीं रहे हो, तो सारा का सारा पैसा आपका फॉरफिचर का पैसा सेफ बच जाएगा। सिंपली एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब जब दोबारा री इशू करते हैं तो कोई कॉल वॉल नहीं होता, एक बार में सारा पैसा ले लिया जाता है, तो सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल फुल अमाउंट से। अगर प्रीमियम पे कर रहे हो तब तो और अच्छी बात है, आप और ज्यादा ही पैसा ले रहे हो तो भी फॉरफिचर अकाउंट टच नहीं करेंगे, सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर डिस्काउंट पर इशू कर रहे हो, अब तुम फॉरफिचर अकाउंट को एडजस्ट कर सकते हो, जितना पे आप रीइशू कर रहे हो उतना पैसा बैंक में चला जाएगा, कैपिटल फुल अमाउंट से जाएगा, जो उसका फेस वैल्यू था, जितना का ओरिजिनल वैल्यू था वो जाएगा कैपिटल में, और जो डिफरेंस आएगा वो शॉर्टफॉल वो एडजस्ट होगा शेयर फॉरफिचर अकाउंट से। बस इतना सी चीज आपको याद रखना है। अगर मान लीजिए रीइशू करने के बाद शेयर फॉरफिचर अकाउंट में कुछ पैसा बच जाता है, तो वो मेरे लिए कैपिटल गेन है, तो उसको हम लोग को साल के एंड में, मतलब रीइशू होने के बाद, रीइशू से पहले नहीं, रीइशू होने के बाद जो पैसा बच जाएगा उसको हम लोग को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो उसके लिए ये एंट्री याद रखना आपको, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अब कैपिटल रिजर्व में तभी ट्रांसफर करोगे जब वो शेयर रीइशू होगा, अगर वो शेयर नहीं रीइशू होता है तो वो पैसा फॉरफिचर अकाउंट में ही पड़ा रहेगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब आगे चल के आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जहां पर जितना भी शेयर फॉरफिट हुआ उसका प्रोपोर्शनली मान लो रीइशू हुआ, आधा रीइशू हुआ या 40% रीइशू हुआ, तो 40% अमाउंट का ही ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे कैपिटल रिजर्व में, बाकी 60% को अनटच छोड़ देंगे फॉरफिचर अकाउंट में। ठीक है, तो आगे चल के ऐसा ही एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। अभी तो हम लोग इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं, कैसे एंट्री पास करते हैं, वही हम लोग को देखना है। तो देखो, आपके ही बुक का एग्जांपल है ये। पवन लिमिटेड एक कंपनी है जो रजिस्टर्ड है, ऑथराइज कैपिटल उसका 5 लाख, शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया, एक बिल्डिंग परचेज किया वाई से 2 लाख का, ये तो वेंडर का केस है, और बदले में पूरा फुल्ली पेड शेयर दे दिया वाई को एज अ परचेज कंसिडरेशन, मतलब अदर देन कैश वाला केस है ये। इट इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर द बैलेंस 30,000 शेयर्स। ठीक है, 50,000 में से 20,000 शेयर्स तो इसको दे दिया 2 लाख के एवज में, बाकी जो 3 लाख है उसको इसने पब्लिक को ऑफर किया। 3 रुपया मांग रहा है एप्लीकेशन पे, 3 अलॉटमेंट पे 6 रुपया हो गया, 2 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 2 फर्स्ट कॉल पे तो 6 2 8 हो गया, और बाकी 2 फाइनल कॉल पे, ऐसे ये पैसा मांग रहा है। अशोक नाम पे एक आदमी है जिसको 500 शेयर मिला था, वो फेल कर गया दोनों कॉल देने में,
His share were forfeited and reissued at ₹9 per share to हरी। 1 रुपये का डिस्काउंट मिला है, मतलब 1 रुपया फॉरफीचर अकाउंट से हम लोग यूज करेंगे और बाकी जो बचा वो पैसा है वो चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। मेक नेसेसरी एंट्रीज। तो पहला तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर, बिल्डिंग जो खरीदे एसेट्स को रिकॉर्ड कर लो और वेंडर को पेमेंट करो शेयर कैपिटल से। वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। फिर एप्लीकेशन मंगवाओ। यहाँ पे कोई ओवर सब्सक्रिप्शन वगैरह कुछ केस है नहीं, डायरेक्ट मान लेते हैं जितना इशू किया उतना ही एप्लीकेशन आया। आप इशू किए थे टोटल 30,000 शेयर्स और ₹3 है एप्लीकेशन पे, तो 90,000 सही है। आपका 90,000 बैंक में आया, वही 90,000 कैपिटल में भी चला गया। सेम ₹3 ही है आपका, लगता है अलॉटमेंट पे भी, हाँ अलॉटमेंट पे भी 3 है, तो अलॉटमेंट भी सेम 90,000 आप कैपिटल में ट्रांसफर करो और उतना ही पैसा रिसीव कर लो। अब यहाँ फर्स्ट कॉल में आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि फर्स्ट कॉल में आप ड्यू तो करोगे 60,000 ₹2 के रेट से, ₹2 के रेट से, बट एक आदमी है जिसके पास 500 शेयर है, वो पैसा नहीं दिया है, तो इतना ही पैसा आपको आएगा 59,000। सेकेंड कॉल में भी सेम सिचुएशन है, वहां भी ड्यू तो करोगे 60,000 पर पैसा उतना ही आएगा। एक आदमी है 500 शेयर जिसने पैसा नहीं दिया था, तो उतना पैसा कम आएगा। अब उसका शेयर हम लोग फॉरफिट कर ले रहे हैं, तो ये देखिए 500 शेयर था, पूरा अमाउंट कॉल कर लिए थे, तो ₹500 10, प्रीमियम का चक्कर है नहीं। फर्स्ट कॉल में कितना जाएगा, तो 500 इंटू ₹2। सेकेंड फाइनल कॉल में कितना जाएगा, 500 इंटू ₹2, 1000। फॉरफीचर में कितना जाएगा, तो ₹4 इधर हो गया, ₹6, 500 इंटू ₹6 यहाँ चला गया फॉरफीचर अकाउंट में। अब इसका रीइशू करते हैं, तो रीइशू के लिए क्या एंट्री था, बैंक अकाउंट डेबिट ₹9 पे रीइशू किए हो, तो 500 इंटू ₹9 वो आ जाएगा बैंक में। कैपिटल में आपका जाएगा 500 इंटू ₹10, इसको रिड्यूस कर नहीं सकते, 5,000 ही जाएगा, तो जो डिफरेंस है बैलेंसिंग फिगर वो आ जाएगा यहाँ पे, या फिर ऐसे कहो 500 इंटू ₹1, ₹1 का डिस्काउंट था वो यहाँ आ जाएगा 500। अब हमारे पास जो फॉरफीचर अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ था वो 3,000 पड़ा हुआ था, इस 3,000 में से 500 हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया, तो बचा कितना 2,500, वो चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 2,500। अब यहाँ पे तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, तो हम लोग इजिली किसको कर सकते हैं कि भाई 500 इंटू ₹, फॉरफीचर में पर शेयर ₹6 था, ₹1 यूज कर लिए तो बचा ₹5, तो ऐसे भी कर सकते हैं। 500 इंटू ₹5, 2,500 ऐसे भी आ सकता है। तो नंबर ऑफ पर शेयर पर अगर कैलकुलेशन करोगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। 500 शेयर है, ₹1 आपने एडजस्ट कर लिया फॉरफीचर में, तो बाकी 5 ये ₹6 में से पर शेयर ₹6 हम लोगों ने फॉरफिट किया था, ₹1 एडजस्ट किया तो ₹5 बचा, तो 500 गुना 5 2500 कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। इसलिए आप वर्किंग में कोशिश करना कि पर शेयर अमाउंट निकाल के उस पर कैलकुलेशन करना, इससे मिस्टेक कम होता है, ना कि आप टोटलिंग करके करो। टोटलिंग करके करोगे तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएगा, पर अगर पर शेयर करके करोगे तो चांसेस कम होगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया था, यहाँ पे 29 रुपीज़ होगा वर्किंग में। ओके चलिए ठीक है। एक तो क्वेश्चन ऐसा आता है, इसी में एडजस्टमेंट थोड़ा सा और बढ़ा के आएगा। एक क्वेश्चन और आता है आपका एग्जाम में इस टॉपिक से, जर्नल इंटरव्यू वाला क्वेश्चन, इसके भी बहुत चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के लिए। तो मैंने सैंपल के लिए क्वेश्चन यहाँ पे दिखा दिया आपको, एग्जाम का एक पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो कैसा क्वेश्चन पूछता है, सीधा बोलेगा पास जर्नल एंट्रीज और फॉरफीचर एंड री इशू। ए लिमिटेड एक कंपनी है जिसने फॉरफिट किया 2400 शेयर्स ₹10 का फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ₹3 पर शेयर। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर 800 शेयर वे री इशूड एट ₹8 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। अब इसका एंट्री कैसे पास करोगे, तो देखो यहां पे आपको ध्यान देना होगा कि कॉल्ड अप कितना था, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर, मतलब फुल्ली कॉल्ड अप है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कॉल्ड अप पूरा है,
फुल्ली कॉल्ड अप है। कभी कभी 8 रुपीज कॉल्ड अप बोल देगा तो 8 रुपये पे करोगे। अब यहाँ पे फुल्ली कॉल्ड अप है तो यहाँ पे कैपिटल में जाएगा 2400 शेयर्स इंटू ₹10 क्योंकि पूरा कॉल्ड अप था। फाइनल कॉल नहीं दिया तो 2400 शेयर्स इंटू ₹3 फाइनल कॉल था तो इंटू 3। फॉरफीचर में कितना जाएगा तो 10 रुपये में से 3 नहीं दिया 7 दिया होगा तो 2400 इंटू ₹7 ये जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। ठीक है, बैंक में कितना जाएगा तो अब इसको जो रीइशू कर रहे हैं हम लोग तो कह रहा है पूरा शेयर रीइशू नहीं किया है, सिर्फ 800 शेयर रीइशू किया, तो हम लोग 800 का ही वर्किंग करेंगे। तो ये जो फॉरफीचर का पैसा है ये पूरा पैसा है 2400 शेयर के लिए, 2400 शेयर्स के लिए। तो हम लोग को सिर्फ 800 शेयर का ही फॉरफीचर अकाउंट का पैसा यूज करना है। तो देखिए ये वर्किंग में पहले देख लीजिए आप, 2400 शेयर्स के लिए इतना पैसा है तो 800 शेयर के लिए कितना होगा तो प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। 16800 डिवाइडेड बाई 2400 तो एक शेयर का निकल जाएगा इंटू 800 तो ये आ गया। ठीक है, 5600 अमाउंट है आपका प्रोपोर्शनेट जो आप यूज कर सकते हो री इशू में। अब हम लोग री इशू कर रहे हैं कितने डिस्काउंट पे तो 2 रुपए डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लॉस ऑन री इशू 800 शेयर्स इंटू ₹2 1600 लॉस हो गया। तो कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा 4000। एक तो तरीका ये है निकालने का, पर इससे बहुत इजी तरीका है निकालने का, मैं आपको बता दूं। आप पर शेयर पे कैलकुलेट कीजिए। देखिए पर शेयर डिस्काउंट है ₹2 का और पर शेयर फॉरफीचर अमाउंट है 7 का। इसका मतलब कि पर शेयर ₹5 पर शेयर ₹5 आपके पास पैसा बच गया है। कितना शेयर रीइशू कर रहे हो 800, तो आप अगर इसको इंटू 800 शेयर कर दोगे ना तो आपका सीधा अमाउंट निकल के आएगा 4000, आपका ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, तो तरीका तो ये है दिखाने का वर्किंग, बट कभी कभी एग्जाम में टाइम कम होता है और इसमें गलती होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो आप अगर पर शेयर करके बनाओगे ना तो गलती ना के बराबर होगा, जल्दी बन जाएगा। तो चलिए रीइशू करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पे रीइशू किए 8 रुपये पर रीइशू किए हैं। 800 शेयर इंटू ₹8 6400 फॉर फ्यूचर अकाउंट में जाएगा। 800 शेयर इंटू ₹2 1600 कैपिटल में तो पूरा अमाउंट जाएगा। 800 इंटू ₹10 8000 फॉर फ्यूचर अकाउंट में ये वर्किंग नोट 1 के अकॉर्डिंग आ गया आपका। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 800 शेयर है इंटू ₹5 जो अनयूज्ड अमाउंट है वो तब भी 4000 आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे आके एग्जाम्पल दिखा के मैंने आपको ये सारा टॉपिक कंप्लीट कर दिया। अब इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आपका काम है, मेरा काम था कॉन्सेप्ट कराना। जो नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा उसमें क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट का काम था वो यहाँ पे आके ओवर हो गया। सो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। ठीक है, सो थैंक यू, इसको यहीं पर रोकते हैं।